नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो को, आज के चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार चैप्टर नंबर 1 की वीडियो को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन स्टार्ट कराने से पहले समझाया था कि ये जो सारे चैप्टर हैं ये एक कहानी की तरह है और एक के बाद एक धीरे धीरे करके जुड़ते जाएंगे। तो जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है, पहले जाके चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखें और तब स्टार्ट करें। तब आपको समझने में मजा भी आएगा और पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा जो पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? उसके अंदर हमने पढ़ा कि जब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें छोड़ के गए, इसका मतलब जब हमें आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली, तो उस दौरान हमारी क्या कंडीशन थी। तो हमने वो सारी की सारी कंडीशंस अपनी पढ़ ली, ठीक है, कि भाई स्वतंत्रता के समय हमारा कृषि क्षेत्र कैसा था, स्वतंत्रता के समय हमारा औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, स्वतंत्रता के समय हमारा व्यवसायिक ढांचा कैसा था, स्वतंत्रता के समय हमारा विदेशी व्यापार कैसा था। तो हम इन सारी बातों को जान चुके। अब हमें स्वतंत्रता मिल गई, तो आज से हमारी कहानी स्टार्ट होती है तब से जब हमने अपनी बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। मतलब 1947 में हमें आजादी मिली और 1947 के बाद से लेके 1950 तक, बल्कि 1951 तक हमारे पास कोई भी योजना नहीं थी। मतलब हमारे पास, हमें नहीं पता था हमें अपना विकास कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद जब 1950 आया तो 1950 से हमने सबसे पहले 1950 में क्या किया, हमने 1950 में एक आयोग की स्थापना की। अब आयोग का मतलब क्या होता है? आयोग एक संस्था है, ठीक है, एक ऐसी संस्था बनाई। कब बनाई? 1950 में। और उस संस्था का हमने नाम क्या रखा? उस संस्था का नाम हमने रखा योजना आयोग। क्या नाम रखा? योजना आयोग। मतलब अब हम 1950 की बात कर रहे हैं, 1947 खत्म हो गया, अब कब की बात कर रहे हैं? 1950 की। मतलब अब हमारे देश की बागडोर हमारे हाथ में आ चुकी है और ब्रिटिश यहाँ से जा चुके हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। देखो 1950 में हमने किसकी स्थापना कर दी? योजना आयोग की। अब हमने योजना आयोग की स्थापना करी तो क्यों करी? क्योंकि योजना आयोग का काम था कि भाई अब वो हमारे देश के विकास के लिए क्या करेगा? योजनाएं बनाएगा। अब वो हमारे देश के विकास के लिए योजना बनाएगा कि हमें अपने देश का विकास कैसे करना है। समझ में आया? तो सबसे पहले स्थापना कब हुई? 1950 में। 1950 अगर पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? 1950 में हुई। क्लियर? चलो ठीक है। इसके साथ एक छोटी सी चीज और ये है कि 2015 में, मतलब रिसेंटली आज से 5 साल पहले 2015 में, तो 2015 में इसी का नाम, योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है, मतलब 1950 में हमने एक संस्था बना ली जिसका काम क्या था? जिसका काम था प्लानिंग करना। किस चीज की प्लानिंग करना? हमारे देश के विकास की प्लानिंग करना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो, इसका नाम हमने 2015 में बदल के क्या रख दिया? नीति आयोग। और अब इसको हमने खत्म कर दिया। मतलब अब हमारे देश में पंचवर्षीय योजना नहीं बनती, केवल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी है। कितनी बनी है? 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी है 2012 से लेके 2017 तक। कब से लेके? 2012 से लेके, देखो 2012 से लेके 17 तक हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी और उसके बाद हमने पंचवर्षीय योजना बनाने का काम बंद कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तो योजना आयोग क्या था? योजना आयोग एक ऐसी संस्था थी जो हमारे देश के विकास के लिए योजनाएं बनाती थी। अब योजना आयोग का जो प्रमुख अध्यक्ष होता है, मतलब योजना आयोग का जो मुख्य अध्यक्ष होता है, वो होते हैं हमारे नेहरू, पंडित नेहरू। मतलब पंडित नेहरू इसलिए क्योंकि पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे पंडित नेहरू थे। तो इसका मतलब योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री को हम योजना आयोग का क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारे जो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष थे, जनक थे, वो कौन थे? पंडित नेहरू। और पंडित नेहरू को ये प्लानिंग कहां से मिली? तो पंडित नेहरू को ये प्लानिंग मिली थी रूस से, जिसको हम उस समय 1950 में यूएसएसआर कहते थे, मतलब सोवियत संघ रूस। ठीक है, तो पंडित नेहरू ने ये जो मॉडल है पंचवर्षीय योजना का मॉडल, ये कहां से लिया? ये हमने लिया रूस से। कहां से लिया? रूस से लिया। कब लिया? 1950 में। इसके जनक कौन थे? तो पंडित नेहरू थे। क्लियर? अब हम 1950 की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने पंचवर्षीय योजना बनाना शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ हमने वो बनाया है। क्या बनाया है?
पंचवर्षीय योजना को बनाने वाला एक आयोग बनाया है, जिसका काम है पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। अब ये पंचवर्षीय, बार बार बोल रहा हूं मैं, ये पंचवर्षीय का मतलब क्या होता है? तो पंचवर्षीय का मतलब होता है 5 साल के लिए प्लानिंग, मतलब 5 साल की प्लानिंग है, 5 साल बाद हम कुछ और करेंगे, और इस 5 साल में जिस चीज की हम प्लानिंग करेंगे, जो भी हम टारगेट बनाएंगे, उस टारगेट पे ही हम अपना काम करने वाले हैं। पूरा चैप्टर आपको इसी वीडियो में समझ में आएगा, हम करेंगे आगे भी, लेकिन सारा का सारा जो बेस है वो इसी के अंदर है, इसलिए चैप्टर को ध्यान से देखना, ठीक है। तो 1950 में हमने एक ऐसी संस्था बना दी, कौन सी संस्था? जो हमारे देश का विकास करेगी। चलो ठीक, 1950 में बन गई, उसका नाम 2015 में बदल कर क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया। टोटल मिला के कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बन गई सर? 12 बन गई। कब आखिरी पंचवर्षीय कब बनी? 2012 से लेके 2017 तक, हो गए ना 5 साल, ये बनी। योजना आयोग का मतलब, उस योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सर प्रधानमंत्री होता है। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये तो हमारी बात हो गई पहले की। और पहली योजना जो बनी वो कब बनी? मैंने बताया आपको 1950 में योजना आयोग बनाया, ठीक है, योजना आयोग बनाया, और फिर 1951 में, 1951 में हमारी पहली योजना बनी। कौन सी बनी? पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? 1951 में, 1951 में। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी, तो आपको पता होना चाहिए कब बनी, 1951 में। और उसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि आपको पता है कि स्वतंत्रता के समय भी और हमारे जो अर्थव्यवस्था था वो कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहले हमने कहां पे फोकस किया? सबसे पहले हमने फोकस किया अपने कृषि पर। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी वो किसके लिए बनी थी? कृषि के विकास के लिए बनी थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो बनी वो कब बनी? 1956 में। कब बनी? 1956 में। क्लियर? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं पर आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम छोटे छोटे वर्ड्स पर डिस्कस कर रहे हैं आज, जो हमें बाद में प्रॉब्लम ना दे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि योजना आयोग बनाया, ठीक है सर, बनाया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो हमने क्या किया, हमने प्लानिंग करनी शुरू करी। तो हमने कैसी प्लानिंग शुरू करी? तो हमने आर्थिक नियोजन स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? आर्थिक नियोजन। कब से? 1950 से। देश किसके हाथ में? हमारे हाथ में। विकास की बागडोर कौन संभालेगा? हम संभालेंगे। प्लानिंग कौन करेगा? हम करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया? आर्थिक नियोजन किया। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना। तो कैसा आर्थिक नियोजन किया हमने? देखना पहले तो आर्थिक नियोजन होता क्या है। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है जो संसाधन हमारे पास है, जो रिसोर्सेज हमारे पास है, जो साधन हमारे पास है, हम उन साधनों से अपने विकास को ज्यादा से ज्यादा करें। और सबसे कमाल की बात कि जो भी हमने उद्देश्य डिसाइड किया है उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सके, क्योंकि संसाधन हमारे पास कैसे थे? सीमित थे। तो देखो आर्थिक नियोजन क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय उस क्रिया से है, किस क्रिया से? जिसमें किसी देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, मतलब हमने उस देश के संसाधनों को क्या करा? ध्यान में रखा, ठीक है, रखते हुए एक निश्चित समय में आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। अभी तक हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं योजना आयोग की। अभी हमने अपना चैप्टर भी शुरू नहीं किया है, चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं किया है। अभी हम सिर्फ 1950 की बात कर रहे हैं। 1950 में योजना आयोग बनाया। योजना आयोग के प्रधानमंत्री प्रमुख अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री तो पहले कौन थे? पंडित नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हो गया? 1950 में बना, बाद में 2015 में ये हुआ। अभी सिर्फ चैप्टर तक पहुंचे नहीं है, सिर्फ डिस्कशन चल रहा है टॉपिक पे, ठीक। तो आर्थिक नियोजन क्या था? आर्थिक नियोजन मतलब ऐसी प्लानिंग जो हमारे संसाधनों पे, संसाधनों का मतलब जो हमारे पास संसाधन, जो हमारे पास साधन है, उनसे अपने विकास को प्राप्त करना, इसको बोलते हैं हम आर्थिक नियोजन। अब नियोजन कितने तरह के बताए? देखो, निर्देशात्मक नियोजन और व्यापक नियोजन। कौन कौन से? मतलब प्लानिंग कितने तरह की हो सकती है? 2। निर्देशात्मक, निर्देशात्मक मतलब जिसमें कोई ना कोई डायरेक्शन दिया गया है, कोई ना कोई निर्देश हम दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया? निर्देशात्मक नियोजन। और व्यापक नियोजन का मतलब बड़ा, व्यापक मतलब बड़ा नियोजन, बड़ी प्लानिंग, ठीक है। तो देखो ये समझ में आ गया होगा आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है। आर्थिक नियोजन का मतलब ऐसी प्लानिंग जो हमारे संसाधनों को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ऐसी प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन। अब देखो निर्देशात्मक नियोजन क्या होता है? देखो निर्देशात्मक नियोजन क्या होता है? जिसमें मांग तथा पूर्ति की शक्तियों को इस प्रकार निर्देशित किया जाता है। मांग तथा पूर्ति की शक्तियों का मतलब अर्थव्यवस्था में जिस चीज की मांग है उसको, मतलब उस मांग को ध्यान में रखकर चीजों की पूर्ति करना। मतलब जैसे मान लो अर्थव्यवस्था में ब्रेड की मांग ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेड की पूर्ति को पूरा करना पड़ेगा, ना कि किसको?
बिस्किट की। मतलब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मार्केट में जिस भी वस्तु की मांग हो उसकी पूर्ति करना। देखो, जिसमें मांग तथा पूर्ति की शक्तियों को इस प्रकार निर्देशित किया जाता है, इस प्रकार समझाया जाता है, या इस प्रकार से डायरेक्शन दिया जाता है, निर्देशित किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे। मतलब जिस गुड्स की मांग है उसकी पूर्ति कर दो ताकि संतुलन क्या होगा, बना रहेगा। ये किसके अंदर होता है, निर्देशात्मक नियोजन में। यहाँ पे ये नहीं होता कि अगर मांग है, अगर किसी चीज की मांग है और वो लोगों की भलाई के लिए नहीं है तो उसकी पूर्ति मत करो। मतलब यहाँ पे लोगों की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। मार्केट में जिस चीज की मांग है उसकी पूर्ति कर दो ताकि बैलेंस क्या हो, बना रहे। इस नियोजन को क्या बोलते हैं हम, निर्देशात्मक नियोजन। इसका मतलब यहाँ पे हम अभी किसी की भलाई को नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ एक निर्देश दे रहे हैं कि भाई मार्केट में ये चीज की मांग है तो इसकी क्या कर दो, पूर्ति कर दो। देखो अभी ऐसे नियोजन में राज्य द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। मतलब इस तरह की प्लानिंग में गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करती। मार्केट में जिस चीज की मांग है उसे कर दो, उसको बना दो। ठीक है, आगे देखो, इसमें निजी क्षेत्र को निर्देशित किया जाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। इसमें सारा का सारा काम कौन देखता है, निजी क्षेत्र देखता है, प्राइवेट लोग देखते हैं। उनको निर्देश दिया जाता है, उनको डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। ठीक है भाई, मार्केट के अंदर मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर लोग हॉस्पिटल नहीं मांग रहे तो आपको हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हॉस्पिटल से फायदा है तो आप हॉस्पिटल को बनाओ, अदरवाइज हॉस्पिटल को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। आज गर्मी बहुत है। ठीक है, देखो आगे मतलब इस तरह की प्लानिंग जो कौन करता है, तो निजी क्षेत्र करता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए क्या दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। किसके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, निजी क्षेत्र के, सरकार के द्वारा नहीं। आगे देखना इसका अनुसरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब सर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, देखो यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है आपके लिए कि जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पे व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपने आजीविका का मतलब अपने जीवन जीने के लिए जो भी उसको साधन चाहिए उसको कमाने के लिए जहां पे वो कार्यरत रहता है, मतलब काम करता रहता है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था जो होती है वो तीन तरह की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। इसके बारे में विस्तार से क्वेश्चन के साथ हम कब पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में। ठीक है, चलो ये तो हमने पढ़ लिया कि निर्देशात्मक नियोजन, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है, आर्थिक नियोजन का मतलब होता है सर ऐसी प्लानिंग जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हैं, अपने संसाधन को ध्यान में रखते हैं और अपना एक मोटिव बनाते हैं, संसाधनों को ध्यान में रखकर मोटिव बनाते हैं और मोटिव को पूरा करते हैं। उस प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन बोलते हैं। आर्थिक नियोजन में के बाद हमने क्या पढ़ा, निर्देशात्मक नियोजन। निर्देशात्मक नियोजन में क्या होता है, जो मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। सर इसमें सामाजिक कल्याण के बारे में हम डिस्कस मतलब नहीं सोचते कि भाई समाज का कल्याण हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ अपने प्रॉफिट से लेना देना है। तो इसका मतलब निर्देशात्मक नियोजन कौन सी अर्थव्यवस्था की बात करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किसकी बात करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। और एक इस पर डिपेंड करता है, ये मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। मे भी क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ, कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपने बस छोड़ दिया। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और एक बार इसको दोबारा से पढ़ के जरूर देखना है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सेल्फ स्टडी मस्ट है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपको चीजें डाउट में रहेगी। ठीक है, चलो आगे देखो, व्यापक नियोजन से क्या मतलब है, व्यापक मतलब बड़ा नियोजन। मतलब देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या होता है, इसमें स्वयं सरकार समृद्धि की प्रक्रिया में भाग लेती है। इसमें जो मेन भूमिका होती है, जो मेन कैरेक्टर होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। और सरकार क्या देख के काम करती है, सरकार ये देख के काम करती है कि भाई लोगों की भलाई हो रही है नहीं हो रही है। अगर मान लो मार्केट के अंदर हॉस्पिटल चाहिए तो हॉस्पिटल बनवाएगी, स्कूल चाहिए तो स्कूल बनवाएगी। आगे देखना, किसका अनुसरण व्यापक नियोजन का। ये कहां पे होता है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों में होता है। समाजवादी में भी होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी होता है। और जो निर्देशात्मक नियोजन है किसमें होता है, केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। पेपर में क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किसमें निर्देशात्मक नियोजन होता है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा ए पॉइंट क्या नाम है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी से, क्या आंसर होगा, देखो बता रहे क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया, चलो। तो व्यापक नियोजन क्या होता है, इसमें सरकार की मेन भूमिका होती है और इसका अनुसरण किसमें किया जाता है, समाजवादी और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था में। किसका, तो
व्यापक नियोजन का। क्लियर? देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? दोनों का सह अस्तित्व होता है। किन दोनों का? निजी क्षेत्र का भी और सार्वजनिक क्षेत्र का भी। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो, अब तक हमने चैप्टर पर डिस्कशन नहीं किया, अब तक हम सिर्फ किस पर डिस्कशन कर रहे हैं? आर्थिक नियोजन पर। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आर्थिक नियोजन करना ही काम है योजना आयोग का। योजना आयोग ही प्लानिंग करता है, आर्थिक नियोजन करता है। तो हमने सिर्फ इसी पे बात की अभी तक हम चैप्टर के नाम पर नहीं आए। अब एक बार चैप्टर के नाम को देख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य तथा उपलब्धियां। इसका मतलब हम इस चैप्टर के अंदर इतना प्यारा टॉपिक है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई उसका लक्ष्य क्या था और उपलब्धियां क्या थी। इसका मतलब हमने जो पहली योजना बनाई उसका लक्ष्य क्या रखा गया, और अगर हमने वो लक्ष्य रखा गया तो क्या वो लक्ष्य हमें उपलब्ध हुआ, क्या वो लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, या हमारी क्या क्या कमियां रह गई। मतलब हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले? हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि हमने जो अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं क्या उसमें हमारे मोटिव्स पूरे हुए हैं, नहीं हुए हैं, या हुए हैं, अगर हुए हैं तो कैसे कैसे पूरे हुए, और मोटिव हमारे शॉर्ट टाइम में क्या थे और मोटिव हमारे लॉन्ग टाइम में क्या थे। अगर आप इसको नॉलेज के नजरिए से देखोगे तो आपके लिए चैप्टर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इसे मार्क्स के नजरिए से देखते हो तो फिर आपका दूसरा ऑप्शन है। मतलब मार्क्स के हिसाब से तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक जो है वो केवल हमारे 12 मार्क्स के हैं। तो इसलिए आपको इसको नॉलेज के नजरिए से देखना है, ये आपके आगे तक काम आने वाला चैप्टर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मे भी आज का सारा टॉपिक। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर और डिस्कस करेंगे अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो कौन सी होगी हमारी? चैप्टर नंबर 2 और पार्ट नंबर 2। क्लियर? चलो, नमस्कार।